निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिजिकली एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत सीखना और शारीरिक शिक्षा, सीखना, फिजिकली एजुकेशन और लर्निंग, अर्थात शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत सीखने की क्या इंपॉर्टेंस है। भाई सीखने के लिए कई सारे फार्मूले हैं, उसकी विधियां हैं, जिन विधियों को हम यहां बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुने आप। नंबर 1, सीखने की विधियां, प्रयास और त्रुटि। यानी कोई भी काम करेंगे पहले उसका प्रयास करेंगे, अगर फिर गलती होगी दोबारा सुधार करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेंगे। जब बालक नया कार्य करता है तो सर्वप्रथम प्रयास करता है। भाई कोई भी अपन नया काम करेंगे, भाई पूर्व अनुभव तो है नहीं हमें, कैसे सीखेंगे? प्रयास। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सीखने के दौरान वह त्रुटि करता है। भाई कोई भी काम करेंगे कुछ तोड़फोड़ भी होगी, कुछ नुकसान भी होगा। यही सिद्धांत शारीरिक शिक्षा और खेल में भी होता है। जैसे सीखने में होता है ऐसे ही खेल में। कोई खेल को आप खेल रहे हैं, शुरू में उसकी रिद्म नहीं आ पा रही है आप पे, शुरू में आप उसमें परफेक्शन में नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से आप उसमें परफेक्शन में आ जाते हैं। व्यवहार के दौरान वह त्रुटियां भी करता है। प्रशिक्षक उन त्रुटियों का ज्ञान कराता है और पुनः प्रयास के बाद सीखने में सफल हो जाता है। मेन बात होती है भाई, प्रशिक्षक दो तरह से होते हैं। एक तो मैनुअल आदमी खड़ा है सामने, वो आपकी कमियां देख रहा है। दूसरा, खुद भी आप अपनी वीडियो बनाएं, लगा दें कैमरा, उसके बाद जैसे अब मैं है, मेरी वीडियो बन रही है, आज मैं अपनी टीचिंग में अगर सुधार करना चाहूं, मेरी प्रेजेंटेशन को, मेरी वे ऑफ पुटिंग को मैं और ज्यादा परफेक्शन में लाना चाहूं, तो मुझे उस वीडियो को देखना होगा। माइन्यूटली सुनूं, बात करूं, कैसे मेरे एक्सप्रेशन है, कैसा मुझे मैं चाहता था कि इस तरह से मैं लगने लगूंगा, लेकिन वहां आपके एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे। नेक्स्ट टाइम आप उसमें सुधार कर लें। तो एक वीडियो बनाकर भी आप अपने आप को परफेक्शन में ला सकते हैं। दूसरा, एक आपका जो कोच है, जो ज्यादा जानता है, वो आपको बताएगा कि आपकी यहाँ कमियां रह गई, तो आप उसको नेक्स्ट टाइम सुधार कर लेंगे। तो नंबर 1 है प्रयास, और उसमें जो त्रुटि है, और उसके बाद फिर सुधार। नंबर 2, अनुकरण अधिगम। अनुकरण नाम है कॉपी करना, अर्थात सामने वाले को देखकर आप जो सीखते हैं वो अनुकरण कहलाता है। भाई आज बहुत सारी चीजें आज बालक है, घर की बातों को, कामों को, संस्कार जिसको कह लें, उसको कैसे सीखता है? वो ऑटोमेशन में सीख जाता है। फादर जिस तरह से काम कर रहे हैं, मदर जिस तरह से काम कर रही है, बड़ी सिस्टर काम कर रही है, या बड़ा भाई जो है वो काम कर, उसको वह देखता है और उसके अकॉर्डिंग ही वह वर्क करने लगता है। तो बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। जैसा बालक देखता है वैसा ही करने लगता है। इस प्रकार अनुकरणीय क्रियाएं वन्य जीवों में पाई जाती है। ये इंसान ही नहीं, मनुष्यों में भी पाई जाती, जानवरों में भी पाई जाती है, पशुओं में भी पाई जाती है, पक्षियों में भी पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर एक मंकी एंड कैप्सेलर की कहानी सुनी होगी आपने। एक टोपी बेचने वाला एक पेड़ के नीचे थक जाता है, सो जाता है। ऊपर बंदर होते हैं पेड़ के, उसकी टोपियों को ले जाते हैं। अब बड़ा परेशान वो, भाई ऊपर पेड़ पे लगे, कहाँ टोपियों को, पूरी टोपियों को एक एक करके वो तो अपने पास लेके बैठे ऊपर, कोई फाड़ने लग रहा है, कोई कुछ। तो उसने दिमाग लगाया, बोले बंदर भी अनुकरण करता होता बहुत ज्यादा। उसने टोपी एक अपनी पहनी, बंदर ने भी उसका अनुकरण किया। फिर उसने अपनी टोपी फेंक दी, बंदरों ने भी फेंक दी, वो सारी इकट्ठी करके ले गया। तो कॉपी करना, नकल करना अनुकरण करने के अंतर्गत ही आता है। यह भी अधिगम को सरल बनाता है। फिर सूझ अधिगम। सूझ मानी खुद की मेमोरी पर जोर डालकर अपनी सूझबूझ से भी आप कोई भी काम है जो आपने पहले नहीं देखा है, नहीं किया है, लेकिन अपनी समझ से आप उसमें सीख सकते हैं।
मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। बालक में धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता जाता है। सीखने में बुद्धि तत्व का प्रयोग बहुत सार्थक होता है। बिना बुद्धि के बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। अतः अंतर्दृष्टि जागृत करने का सीखना सरल हो जाता। कई आपने देखे होंगे, अपनी सूझबूझ से कई लोग अपना काम निकाल लेते हैं। बहुत से लोगों को उन्होंने घूमा हुआ नहीं होता भारत, लेकिन वो इंडिया भ्रमण पे निकल जाते हैं। अब सूझ कैसे चाहिए भाई, कैसे चले, ड्राइवर है भाई, आप रोड मैप लेके चल रहे हैं या गूगल मैप से चल रहे हैं, कैसे आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिना जानकारी के पूछताछ करके और वह पूरे अपनी दिमाग को अप्लाई करके और सारी चीजें सीख लेते हैं, जो भी जानकारी चाहिए होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। फिर है तर्क निरीक्षण अधिगम। सीखने की प्रक्रिया के बीच बालक में तर्क बुद्धि विकसित होने लगती है। वह बालक की मानसिक दशा के विकसित होने का प्रमाण है। उसका विश्वास कार्य करने में परिणाम पर टिक जाता है। अतः कार्य करने के दौरान निरीक्षण और परीक्षण भी करता है। आपने देखा होगा घर में बालक जैसे बड़ा होता है, कई बार आज्ञाकारिता को हटा देता है। छोटी उम्र में तो वह जैसा आप उसको कहेंगे, ये गिलास मार रख दे, ठीक है, ये झाड़ू वहां रख दे, ये फला काम कर दे, ये काम कर दे, करता। लेकिन जैसे ही उसकी बुद्धि डेवलप होगी, फिर वह सोचेगा कि यार ये गिलास भी रख के आऊंगा, झाड़ू की भी कही है, ठीक है, अभी और 5 मिनट बाद रख दूंगा। वो सोच रहा है तो और 2-5 काम बताएंगे एक साथ ही खड़ा होकर, तब तक मैं मोबाइल चला लूं, जब तू कोई काम कर लो। यानी ये उसकी बुद्धिमत्ता है। फिर वो तर्क करेगा, बोले तू मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानी, अरे आज्ञा क्यों नहीं, सारे काम एक साथ कर दिए ना मैंने। वो हर चीज को कोई सामने वाला कह रहा है, उसको पहले तर्क कसौटी पे कसटेगा, उसको कहेगा नहीं नहीं ये सही नहीं है। तो ये सारी समझ, तर्क जहां आ जाता है वहां समझ का डेवलप हो जाता है। तर्क वही करेगा जिसमें समझ ज्यादा होगी। नहीं तो गंवार भाई, आज किसी को आप मनवाओगे अपनी बात, दूसरे की बात काट के आप अपनी बात मनवाओगे, तो आपके पास तर्क तो होना चाहिए। फिर है स्वतः अधिगम। बालक कुछ चीजें स्वतः सीख जाता है, जिससे किसी को कोई भाई सेल्फ भी वह है, बहुत सारी जानकारी, जैसे साइकिल चलाना है, मत सिखाओ आप, तब भी सीख जाएगा बालक। वह सहज ही इन बातों को सीख जाता है। बालक सीखने के दौरान कभी कभी उत्तेजना में कार्य करता है, जो सीखने में कभी कभी चमत्कारपूर्ण परिणाम। कई बार बालक है अपने साहस की पराकाष्ठा कर बैठता है, ऐसे ऐसे काम कर देता है जिस पे आप सोच भी नहीं सकते, यार ये काम तो हम भी नहीं कर पाए, इन्होंने इतनी कम उम्र में। तो वह उत्तेजना मतलब जोश में ये सारे काम कर लेता है। फिर है विरोधात्मक विस्थापन अधिगम। कभी कभी व्यक्ति विरोधात्मक प्रक्रिया के कारण अपना कार्य बंद कर देता है। धीरे धीरे वह उसका अभ्यस्त हो जाता है और वह अपना कार्य सामान्य रूप से करने लगता है। यह सीखने की विरोधात्मक प्रक्रिया कहलाती है। कई बार हो जाता है ऐसा कि वह अपना कार्य, कोई सामने वाला का काम पसंद नहीं है तो बंद कर देता, लेकिन धीरे धीरे बन के यार ये तो नेचर ही ऐसी है, तो फिर दोबारा वह रिद्म में आ जाता है। उपरोक्त सीखने के शारीरिक शिक्षा में यह बताया गया कि सीखना और शारीरिक स्वस्थता में घनिष्ठ संबंध है। यदि बालक स्वस्थ है तो वह सीखने में देर नहीं लगाएगा, और अस्वस्थ है तो ऐसे अस्वस्थ और अव्यवस्थित बालक सीखने में बहुत देर लगाते हैं। मानसिक रोगी बालक सीखने में असफल हो जाते हैं। अतः बालक को स्वास्थ्य, उनके भोजन, उनकी आदतें, रहन सहन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः उनके क्रियाकलापों पर ध्यान रखने हुए शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना चाहिए। ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि जब बालक सीखने के लिए इतने सारे विधियों को अपना रहा है, तो वो डिपेंड करेगा काय पे, आपकी फिजिक पे। बॉडी का जो दक्षता है, बॉडी के अंदर जो एक स्टेमिना है, वो सारी चीजें आपको मानसिक रूप से जो सीखने की प्रोसेस है, उसके खान पान कैसा है। अच्छा अगर आप खा रहे हैं तो आपकी मेमोरी शार्प होगी। अच्छा मीन्स पौष्टिक खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, उन चीजों को जो चाहिए, जैसे अभी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, हर चीज को आपको बॉडी को मिल रही है, तो मस्तिष्क तो काम करेगा ही करेगा। उनका मस्तिष्क धीरे काम करता है, या तो वो मंदबुद्धि है, गॉड के यहाँ से आईक्यू लेवल कम लेके आए, या फिर उनको प्रॉपर रहन सहन नहीं मिल रहा, प्रॉपर उनको जो गाइडलाइन नहीं मिल रही। तो ये थे हमारे
सीखने की विधियां। तो इन विधियों के माध्यम से हम अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन जब हम पाठ पढ़ा रहे हैं सीखना और शारीरिक शिक्षा, तो शारीरिक शिक्षा अपने आप में ही सीखने की जो विधियां हैं उनमें जो है उनको बढ़ाती है। भाई सीखने की कई सारी प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस क्या करेंगी जब आप फिजिकली रूप में फिट ही नहीं है। भाई सीखना तभी होगा जब कहते हैं ना शारीरिक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब आपके स्वस्थता है ही नहीं शरीर में, तो दिमाग में सीखने की बात कहां से आएगी? है ही नहीं। पेन हो रहा है आपके शरीर में, आपकी बॉडी लोड नहीं ले रही है, स्टेमिना बहुत कम है, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है ही नहीं, जरा में बीमार हो जाते, जुकाम लग रही है, तो सीखना सिखाना तो है ही नहीं। पहले फोकस पूरा हुआ है अपनी बॉडी पर ही रखेगा। तो ओवरऑल शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत अच्छा भोजन, अच्छी आदतें, अच्छा रहन सहन, ये सारी चीजें। फिर आते हैं सीखने के नियम। सीखने के नियम के अंतर्गत नंबर 1 तत्परता का नियम। तत्परता मीन्स तुरंत। इसके अंतर्गत हमारी समझ में शीघ्र यह आ जाता है कि हमें कौन सा कार्य करना है, यानी इमीडिएट डिसीजन। कभी कभी जब बालक में जबरदस्ती ज्ञान भरना चाहते हैं, परंतु वह सीखने में या तो देर लगाता है अथवा असफल हो जाता है। लेकिन यदि बालक स्वतः उसे करने के लिए तैयार हो तो वह शीघ्र सीखने का कार्य। सबसे बड़ी बात होती है इंटरेस्ट क्रिएट होना। कोई भी, आज आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे, लेसन प्लान आपने बनाए होंगे, तो सबसे पहले शिक्षक आके क्लास के माहौल को, बच्चों के विश्वास को जीतने के लिए वह प्रस्तावना प्रश्न पूछता है। प्रस्तावना मीन्स इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। बिना इंट्रोडक्शन के आप विश्वास में नहीं आओगे। अर्थात बालक जब मन से स्वतः ही सीखने की कोशिश करेगा तो वह बहुत जल्दी से सीखेगा। कहावत एक हमारे यहाँ कहते हैं कि एक किसान को बाजार जाने का काम था, तो वह अपने बच्चे को घर की मेड़ पे बैठा गया। मेड़ एक ऊंचा स्थान को कहते हैं कि खेत में चिड़िया नहीं लग जाए, ये ध्यान रखना। अगर चिड़िया आए फसल को खाने तो उनको उड़ा देना। बच्चे ने इसको दबाव माना, फोर्स माना, बिना मन के माना कि ठीक है तुम जाओ, और वह उस मेड़ पे जाके मोबाइल में पबजी खेलने लग गया। अब पबजी पहली बात तो गेम ही ऐसा है जिसमें वैसे आदमी घर वालों को ही भूल जाए। दूसरा, उसका मन नहीं था उस समय। अब वो अपने काम में बिजी, इधर चिड़िया अपने काम में बिजी, पूरा खेत चट कर गई 1-2 घंटे में। बाप आया, सर पकड़ के बैठ गया। फिर उसने आवाज लगाई, अबे तेरे को क्या कह के गया मैं? अरे मैं तो भूल गया। तब तक चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। तो वो सारी जो बातें हैं कि समय पर आदमी का जो डिसीजन लेना होता है, तो वह स्वयं अपने आप में ही, तो वह कहलाता है तत्परता का नियम। नंबर 2 प्रभाव का नियम। बालक उस कार्य को अधिक सीखता है जिसके सकारात्मक प्रभाव पड़े। नकारात्मक प्रभाव वाले कार्य को बालक नहीं सीखता है। जिस कार्य में बालक को संतोष मिलता है वह निश्चित रूप से प्रभावकारी होता है, जबकि विपरीत परिस्थितियों में यह प्रभावकारी नहीं होता। यह सिद्धघात शारीरिक शिक्षा पर लागू। जिसके प्रभाव नकारात्मक हो, जिसको करने से आपको थकान हो, ऊब हो, जिससे आपको कहीं लाभ नहीं दिख रहा हो, उस काम को आप जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, मन ही नहीं करता। एग्जाम आपकी दूर है, पढ़ने में मन नहीं करेगा। वो तो जब देखा, अरे यार परीक्षा के 1 महीने रहेगा, अरे पढ़ो यार नहीं तो फेल हो जाएगा। तो ये भी चीज है, चाहे प्रेशर, दबाव, प्रभाव, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं कि आपकी जो सोच है, उसका जो प्रभाव है, सोच में आपको ये रहना चाहिए कि आपको उस काम को करना है।
जब कार्य बालक को, जिस कार्य को करने से बालक को सेटिस्फिकेशन मिलता है उस काम को बालक, क्योंकि ये हॉबी का भी मैटर है, बालक की जब रुचि होती है तो वह खूब मन से काम करता है, और जब रुचि नहीं है तो बेमन से काम करेगा तो तोड़फोड़ ही करेगा। फिर अभ्यास का नियम, कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें अभ्यास के द्वारा ही सीखा जा सकता है। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस। अभ्यास का नियम बहुत सशक्त है। यह नियम बुद्धिहीन व्यक्तियों को भी सिखाने में सफल कहा जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। सुजान मीन्स बुद्धिमान, जड़मति मीन्स मूर्ख। करत करत बार बार अभ्यास करने से जड़मति होत सुजान, और रसरी मीन्स रस्सी, आबत जात से सल पर पड़त निशान। कुएं की जो रस्सी, जो उसका कुएं का जो परिंदा होता है, परकोटा, उस पर लगा के जो रस्सी को बार बार खींचा जाता है, उतारा जाता है, तो आपने देखा होगा कि वो रस्सी का निशान उस पर पड़ जाता। पत्थर को काट रही है रस्सी, कैसे? लगातार आने जाने से। तो ऐसे ही किसी काम को बार बार आप करेंगे तो कम बुद्धि होने पर भी आप उस काम को कर जाएंगे। तो अभ्यास भी एक फैक्टर है सीखने का। भाई 1 टाइम में नहीं सीखा बहुत सा, 2 टाइम में भी नहीं सीखा, 3rd में भी नहीं। कई लोग एक ही कोचिंग, एक ही टेस्ट को, जैसे मान लो आप इसके बाद रीट का टेस्ट देंगे, उसकी 4 बार कोचिंग कर रहे हैं। अरे भैया नोट्स तो वही है, तो वो क्या करें? अरे भाई साहब जितनी बार कोचिंग करेंगे ना उतना ही रेगुलर रहेंगे, उतना ही समझ में, ये उनके ऊपर फिट बैठता है। अरे 4 बार में आपको अलग से तो पैसे देने पड़े, जाने आने में टाइम जाया हुआ। अरे एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अगर मन से पढ़े हो वो बात अलग है कि आप मन से नहीं पढ़े हो फर्स्ट टाइम में तो सेकंड टाइम, लेकिन जितनी भी कोचिंग है उनमें फ्री हुए फिर कोचिंग, ऐसा नहीं। फिर आप सेल्फ स्टडी करें। तो ऐसे ही बात है कि लगातार कोई काम करने से ऐसा माना जाता है कि आप अगर कम बुद्धिमान हैं तो ये विशेषकर उन्हीं के लिए है जो लगातार कोचिंग पे कोचिंग, उनमें आईक्यू लेवल कम माना जाता है। फिर है पुनरावृत्ति का नियम। अनभ्यास हमारी सीखने की कला का प्रभाव पड़ता है। यदि अभ्यास छूट जाए तो बालक भूलने लगता है, पुनः अभ्यास कर वह शीघ्र अवस्था में आ जाता है। अतः से पुनरावृत्ति, दोबारा उसी काम को करना। कई बार हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लेते हैं, एक प्रश्न पहले पूछ लिया उसी से रिलेटेड या उसी को दोबारा पूछ लिया, क्या भूल तो नहीं गया पहले वाले उत्तर को दोबारा पूछे? तो कई बार आदमी तीर में तुक्का देता है, अब तीर में तुक्का दे दिया, दोबारा एक बार पूछा उससे, भूल गया मैंने क्या तुक्का दिया था। तुक्का वाली जब बात आती है उसको आदमी अपनी मेमोरी में नहीं रख पाता। वो तो जैसे अब 4 ऑप्शन है, राम दया के सागर हैं, अब है जा वह लगा दिया, अब बाई चांस वो सही है, तो इसमें आपका कोई सिक्स सेंस काम नहीं किया, इसमें आपको केवल तुक्का था, लग गया। अब आपसे कोई पूछेगा अरे कैसे आया, तो उसका आपके पास कोई क्लियरिफिकेशन नहीं होता। तो पुनरावृत्ति प्रश्न से उसी प्रश्न को बार बार दोबारा से करने से आपका वो रीमेमोरी में आ जाता है। फिर है मनोवृत्ति का नियम। बालक की मनोवृत्तियां भिन्न भिन्न होती है। यदि हमारा मानस कार्य सीखने में नहीं लग रहा है, यदि वह कार्य हमें रुचिकर नहीं लगता है तो हमें नहीं सीख पाते हैं। जिस कार्य में हमें रुचि है वह कार्य हम शीघ्रता सीखते। अतः हमें बालकों को रुचि के अनुसार सिखाना चाहिए। खेलों में भी हमें रुचि का ध्यान रखना चाहिए, तभी बालक सीखकर सुखद परिणाम देता है। देखिए आपको मैं बताऊं, आपके साथ भी यह घटना घटी होगी। घटना क्या, ऐसा इंसिडेंट आता है कि जैसे ही आपने सीनियर पास की, पहला तो आता है दौर 10th पास करने के बाद कौन सा सब्जेक्ट चयन करें। पहले दोस्तों को देखते हैं, क्लोज दोस्तों ने कौन सा लिया है,